हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सक्सेस विद सौरभ। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सौरभ पे। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने एनसीईआरटी बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कल के क्लास में हिस्ट्री को, क्लास 6 के हिस्ट्री को स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट चैप्टर के आधे भाग को हमने पढ़ लिया था और आज आधा बचा भाग को आज हम लोग फिनिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है अतीत के बारे में कैसे जानें। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इतिहास हम लोग किसको कहते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि इतिहास हम उसे कहते हैं जो पास्ट में कोई घटना घटित हुई है और उस घटना के घटित होने के हमारे पास कोई साक्ष्य हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि वह साक्ष्य किस रूप में हमको प्राप्त होते हैं या हमको किस रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। अतीत के बारे में हम लोग पास्ट के बारे में बहुत तरीकों से जान सकते हैं, लेकिन उनमें से एक बेस्ट तरीका जिसको माना जाता है, ऑथेंटिक तरीका जिसको माना जाता है, वह क्या है, पास्ट में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उसे पढ़ना। क्लियर। आगे कहा गया है, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। पांडुलिपि का अर्थ होता है जिसको हाथ से लिखा जाता हो। तो जो पास्ट की पुस्तकें हमको मिलती हैं वह क्या है, हाथों से लिखी हुई मिलती हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, पांडुलिपि भी कहा जाता है। क्लियर। आगे है, पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो लैटिन शब्द मेनू से प्राप्त हुआ है। जो मैन्यूस्क्रिप्ट, जो पांडुलिपि का अंग्रेजी शब्द है, वह हमें किस शब्द से प्राप्त हुआ है, तो मेनू से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ। मेनू जो लैटिन शब्द है उसका अर्थ क्या है, हाथ होता है। क्लियर। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। जो पांडुलिपियां होती थी वह क्या होती थी, ताड़ के पत्तों पे, ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी। क्लियर। आगे है, इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इन सब के अलावे जो पांडुलिपियां हैं, जो हाथों से लिखी हुई पुस्तकें मिलती हैं, इनके अलावे हम अतीत के बारे में किससे जान सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास महाकाव्य हैं, रचित कविताएं हैं तथा नाटक भी हैं। उनके सहायता से भी हमको अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। ठीक है। आगे है, एक भाषा का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है प्राकृत भाषा, जिसको इंग्लिश में भी प्राकृत भाषा ही कहते हैं। तो प्राकृत भाषा होती क्या है, तो उसके बारे में यहाँ मैंने डील किया है। आम लोगों की बीच बोली जाती थी जो प्राकृत भाषा होती थी, जिसको पास्ट में भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था, वह भाषा आम लोगों, साधारण लोगों के बीच बोली जाने वाली भाषा होती थी। क्लियर। आगे है अभिलेख। अब अभिलेख क्या होता है, तो जैसे आप पांडुलिपि की सहायता से अपने पास्ट को जान रहे थे, ठीक उसी प्रकार आप अभिलेख से भी अपने पास्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ हम लोग समझते हैं कि अभिलेख हम लोग कहते किसको हैं, तो जो यह अभिलेख है, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। जो अभिलेख होते थे वह पत्थर या किसी धातु पे, कठोर धातु पे उत्कीर्ण, या उसको क्या बोला जाता है, उत्खनन, जो उसको काट काट कर लिखा जाता था, पत्थरों को काट काट कर लिखा जाता था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। ठीक है। आगे है, प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। जो प्रायः शासक होते थे, जो शासक होते थे, वह अपने विजयों, युद्ध में जो विजेता बना, जहाँ जहाँ युद्ध किए वहाँ वहाँ वे जीते, उसका लेखा जोखा रखने के लिए भी क्या करते थे, अभिलेखों का प्रयोग करते थे। क्लियर। आई होप यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे जो कहा गया है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वह है कि अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी तथा प्रयोग में लाई जाती थी। आप जानते हैं पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बनी हैं तथा उनका प्रयोग लोग किया करते थे, तो लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद, इंग्लिश में आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है।
जो पास्ट में जो वस्तुएं बनी हैं जिनका उपयोग किया जाता था, उन वस्तुओं पे प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रयोग या अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? उसको पुरातत्वविद कहते हैं, और इंग्लिश में उसी को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे है पुरातत्वविद खोजबीन तथा खुदाई भी करते थे। उन वस्तुओं पे अध्ययन करने के लिए, तो वस्तुएं उनको मिलेंगी कहाँ से? तो उसके लिए खोजबीन तथा खुदाई करना पड़ता है, तो वे भी किया करते हैं पुरातत्वविद। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत, जिसको इंग्लिश में सोर्स कहा जाता है, शब्द का प्रयोग करते हैं। जो इतिहासकार होते हैं उनको जो भी जानकारियां पास्ट की मिलती हैं, जिस भी चीज़ से मिले, या पांडुलिपि से मिले, या महाकाव्य से मिले, या किसी अन्य वस्तुओं से मिले, तो उनके लिए वह किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो वह शब्द है सोर्स, यानी स्रोत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि आखिर इतिहासकार किसको कहते हैं? तो आगे मैंने लिखा है इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत यानी पास्ट का अध्ययन करते हैं। जो पास्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, जो पीछे बीत गया है उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वह इतिहासकार कहलाते हैं। क्लियर? आगे है स्रोत के माध्यम से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। जो स्रोत है उसके माध्यम से हम अतीत को पुनर्जीवित, पुनः निर्माण करते हैं, और उससे हम अंदाजा लगाते हैं, उससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि अतीत में किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई होंगी। क्लियर? अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग जानते हैं जासूस क्या करता है? जासूस डिफरेंट सोर्सेज को प्राप्त करके और उसका पुनर्निर्माण करता है और घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो उसी को रिलेट यहाँ किया गया है कि जो पुरातत्वविद और इतिहासकार हैं उन जासूसों की तरह हैं जो पुराने वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जो अतीत में बीते हुए समय में घटित घटनाओं का अध्ययन करते हैं और उनका पुनर्निर्माण कर जानकारी प्राप्त करते हैं। क्लियर? आई होप जितना भी पॉइंट से आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके चैप्टर में दिया गया है उसको मैंने यहाँ नोट करके लिखा है। चलिए उसको देखते हैं क्या है। तो यहाँ लिखा गया है जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो क्या प्रयोग करते हैं? लिपि का प्रयोग करते हैं। उसको इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे है लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी हुई होती हैं। जो लिपियाँ होती हैं वह अक्षरों तथा संकेतों से बनी हुई होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हो या कोई भी चीज़ आप जब पढ़ते हैं तब एक भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है वह है तिथियों का मतलब जो डेट होती हैं उसका मतलब क्या है उसको यहाँ समझाया गया है। तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा गया है वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो हम लोग वर्ष की गणना करते हैं, अभी 2023 चल रहा है, तो जो इसकी हम लोग गणना करते हैं वह कब से किया जाता है? तो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से किया जाता है। मतलब अगर अभी 2023 चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ईसा मसीह का जन्म 2023 वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसको हम लोग 0 ईयर मानते हैं, 0 वर्ष मानते हैं। ठीक है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। इसको मैंने अभी बताया आपको। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। और हम लोग ईसवी पूर्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं। उसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको बीसी कहा जाता है, उनको ईसवी पूर्व कहा जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है ईसा से पहले। क्लियर? आई होप यहाँ जितने पॉइंट्स है आपका क्लियर हो गया होगा। अब छोटे छोटे कुछ और पॉइंट्स है उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है वह है इतिहास और तिथियां। तो इसमें क्या बताया गया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि BC इज इक्वल टू बिफोर क्राइस्ट। तो इसमें समझाया गया है कि BC का अर्थ क्या होता है, पीछे भी मैंने आपको बताया। तो BC का अर्थ जो होता है उसको हम लोग कहते क्या हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, और उसको हिंदी में कहा जाता है ईसा पूर्व कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वह है कि कभी कभी आप तिथियों से पहले AD या केवल ईस्वी लिखा देखते हैं, या तो AD देखेंगे इंग्लिश में या केवल हिंदी में ईस्वी लिखा देखते हैं। तो यह क्या है भाई, इसको भी समझते हैं। तो यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। जो AD है वह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है, और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ वहां से जब स्टार्ट होगा, आगे बढ़ेंगे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, AD कहते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि 0 ईयर जिसको कहा जाता है उसी साल में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्लियर। आगे लिखा हुआ है कि AD के जगह पर CE, मतलब कभी कभी आप देखेंगे कि जो AD है तो AD के जगह पर CE लिखा हुआ आता है, तो उस CE का अर्थ होता है कॉमन एरा। ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि BC के जगह पर कभी कभी आप देखेंगे कि जो BC है यानी बिफोर क्राइस्ट है उसको उसके स्थान पे BCE लिखा हुआ आता है, और BCE का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। क्लियर। आई होप यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स थे, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसलिए इसको समझाया, जनरली कोई बताता नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए समझाया क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हम पढ़ाएं और फिर कंफ्यूजन रह ही जाए तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। आपके चैप्टर में आखिरी हेडिंग जो कि इम्पोर्टेंट है वह क्या है, अन्यत्र, जिसको इंग्लिश में एल्सवेयर कहा जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि अन्यत्र में दिया क्या गया है, तो जो अन्यत्र में जो डील किया गया है वह है कि मान लीजिए अभी आप जिस स्थान के बारे में पढ़ रहे हैं उसी समय दुनिया के किसी अन्य स्थानों पे क्या क्या घटनाएं घटित हो रही थी उसी के बारे में इसमें कहा गया है। तो जब आप क्लास 6 के हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हर चैप्टर के बाद लास्ट में अन्यत्र दिया गया है। ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर में जो अन्यत्र दिया गया है उसमें क्या कहा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ कहा गया है, अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। अज्ञात लिपि का मतलब हुआ ना जिसको पढ़ा गया है ना जिसको समझा गया है। लिपि का प्रयोग हम लोग लिखने के लिए करते हैं। तो जो अज्ञात होता है, जो अज्ञात है, जिसको हम लोग नहीं जानते, उस लिपि की एक कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। तो मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। मिस्र जो देश है उसके उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक क्या है, कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में मिली हैं। उस जो रोसेटा नाम का जो कस्बा है वहाँ पे एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है, और उस पत्थर पर जो लिखा गया है वह क्या है, एक ही लेख है लेकिन 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, तथा जो लिपियों का प्रयोग किया गया है तो ये लिपि कौन कौन सी हैं, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में लिखी गई हैं। क्लियर। लास्ट पॉइंट लिखा गया है, यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता है। वहाँ पे राजा तथा रानियों के जो नाम हैं वह एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, और उस फ्रेम को कहा क्या जाता है, तो उसको कारतूस कहा जाता है। क्लियर। आई होप आपका यह पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। मैंने हर एक पॉइंट को डील किया। कहीं से भी अगर आपको देखना हो तो आप बुक पढ़ के एक बार देख सकते हैं। एक पॉइंट को भी मैंने नहीं छोड़ा है, जो इंपॉर्टेंट था, जहां से क्वेश्चन बन सकता था, उसको मैंने यहाँ पे डील कर दिया। आई होप आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें कहीं अगर दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमको जानने में आसानी होगी और हम उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।